हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस किताब का लास्ट चैप्टर, इस बुक का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर का हमारे नाम है उपग्रहों की गति, मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, उपग्रहों की गति, मोशन ऑफ सैटेलाइट और पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, उपग्रहों की गति, पलायन वेग, लास्ट चैप्टर है इस बुक का। चलिए आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सबसे पहले अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला टॉपिक, सैटेलाइट किसे बोलते हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट किसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उपग्रह। उपग्रह के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा बताया था कि वे पिंड, क्या, वे पिंड जो ग्रह के चारों ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें, उन पिंडों को हम बोलते हैं उपग्रह। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रह है, ये क्या है, कोई ग्रह है, प्लैनेट है, और ये कोई भी बॉडी इसके चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, उपग्रह, सैटेलाइट। क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या हुआ, वे पिंड जो ग्रह के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए उपग्रह दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक, प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, और दूसरा है कृत्रिम, कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह किसे बोलते हैं, ऐसे उपग्रह, ऐसी सैटेलाइट, मतलब कि ऐसी बॉडी जो ग्रहों में से ही टूटकर बनी हुई है। भाई इसमें से कुछ छोटा सा टुकड़ा टूटा और वो इसी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, तो उसे तो हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक उपग्रह। ऐसा माना जाता है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रमा है वो भी पहले पृथ्वी का ही एक हिस्सा था, जो टूटकर बाद में किसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगाने लगा। तो प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह में से ही टूटकर बने हुए हो, मतलब बहुत साल पहले क्या होते हैं, हजारों साल पहले क्या उसी ग्रह में से टूटकर उसकी के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी वस्तु, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं, ऐसे पिंडों को हम बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह। और कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल, वे सैटेलाइट जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, ऐसे उपग्रह जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, तो ये था हमारा सैटेलाइट। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि कक्षीय वेग, कक्षीय वेग। ठीक है, यानी कक्षा में घूमते हुए जो वेग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग। भाई मान लीजिए ये कोई एक क्या है, ये कोई एक प्लैनेट है, कोई ग्रह है, और ये एक सैटेलाइट इसके चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये सैटेलाइट क्या कर रही है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो जो सैटेलाइट चक्कर लगाते समय जो सैटेलाइट का जो वेलोसिटी होता है, उसे हम उसका क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये एक प्लैनेट है, ये एक सैटेलाइट है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाते समय जो इसकी वेलोसिटी होती है उसे हम इसके क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। ठीक है,
मान लीजिए, चलिए मान लीजिए मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान एमई, रेडियस आरई, ठीक है, रेडियस कितनी है आरई, ठीक है। और पृथ्वी से एच हाइट पर, कितनी हाइट पर, एच हाइट पर कोई एक पिंड है जो इसके चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जिसका मास है m और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है vo, कितनी है vo, v नॉट भी आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो जब ये बताया था मैंने सर्कुलर मोशन में कि जब कोई पिंड एक सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर सेंटर की ओर क्या लगता है, एक अभिकेंद्र बल लगता है। अगर मैं इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स की बात करूं, यहाँ से यहाँ तक दूरी आरई है, यहाँ से यहाँ तक एच, तो टोटल कितनी हो जाएगी आरई प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं अट्रैक्शन फोर्स की बात करूं तो कितनी होगी, जी एम ई एम अपॉन आरई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब ये ऐसे मोशन कर रहा है, एक इसके चारों ओर मोशन कर रहा है, तो इस पर एक अभिकेंद्र बल भी लगेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह आर ई प्लस एच, ठीक है। चलिए दोनों को इक्वल रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या पता चला, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच इज इक्वल टू कितना, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। एम से तो एम कट गया, आर ई प्लस एच से आर ई प्लस एच कट गया, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है। और वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जी एम ई और स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, जी एम ई इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का अंडर रूट। ये किसकी वैल्यू आ गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी की, ठीक है। चूंकि जो एच है वो एच जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है। एच क्या है, बहुत छोटा है, आर ई तय। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इसे नगण्य मान लिया, ठीक है। तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई, इसका अंडर रूट, और यहाँ पर रखेंगे खाली आर ई, तो क्या हो जाएगा, जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, आर ई से एक आर ई कट गया तो कितना बच गया, जी आर ई, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला बन गया हमारा वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई, और एक क्या बन गया, अंडर रूट जी आर ई, ठीक है। ये हो गई हमारी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ पर अगर हमें वैल्यू दी गई हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर तो मैंने पृथ्वी ली है और ये लिया है, लेकिन अगर मुझे यहाँ कोई और पिंड दिया हो, कोई और ग्रह दिया हो और उसकी मुझे रेडियस बताई गई हो और वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया हो, तो मैं उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्ञात कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पृथ्वी के लिए बात करूं, तो v की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी होती है, तकरीबन कितना, आर की वैल्यू कितनी होती है, 6300 किलोमीटर, ठीक है। कल उसमें मैंने 6.4 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसका क्या करूँ, अंडर रूट निकालूँ, कैलकुलेशन करूँ, तो जो मेरा आंसर है, अगर मैं इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकालूँ तो तकरीबन कुछ 7.92 किलोमीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड। कितना, 8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि जब कोई ग्रह, जब कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी वेलोसिटी तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल टू रहती है, के बराबर रहती है, ठीक है। ये था हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आता रहता है। आगे चलते हैं। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी चक्कर, परिक्रमण काल इसे हम बोल सकते हैं। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है,
परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, वही बात है कि ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर क्या कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है। जैसा सेम उसमें बनाया था इसमें भी ऐसा ही सेम डायग्राम है। ये आर ई और ये आर ई प्लस एच। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है, एच। ये एम द्रव्यमान की कोई भी पिंड है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नोट। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टी इक्वल टू क्या होता है भाई, आपने पढ़ा होगा वी इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पर हम टी की बात कर रहे हैं तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाई वी। अब डी कितना है, 2 पाई आर। एक चक्कर पूरा कर चलने में चली गई दूरी कितनी होती है, सर्किल की सरकमफेरेंस और अपॉन वी नोट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी कितनी है वेलोसिटी, यहाँ पर वी नहीं है, यहाँ पर कितनी है, वी नोट है। ठीक है, इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। चलो, टी इक्वल टू 2 पाई आर की जगह तो कितना है, आर ई प्लस एच, और वी नोट की वैल्यू अभी अभी आई थी कितना, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में लिख लूँगा सारे को, ये तो ऊपर चला जाएगा। देखो ये तो हो जाएगा स्क्वायर आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और एक ये आर ई प्लस एच। भाई ये तो 1 पावर है, अंडर रूट में ले जाएंगे तो 2 पावर होगी, और अपॉन में जी एम ई। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच की पावर 3 अपॉन जी एम ई। ये आ गई हमारा टाइम रिवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। कैसे निकाला, सबसे पहले चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, भाई वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सॉरी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 2 पाई आर, वेलोसिटी इसकी वी नोट, यहाँ पर वैल्यू रख ली और आंसर हमारा आ गया। एक फॉर्मूला हमारा और बन सकता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच इसकी पावर 3 अपॉन जी एम ई। और स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, जी एम ई इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, आर ई स्क्वायर भी यहाँ पर रख सकते हैं। ये था हमारा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमण काल। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, किसी भी एक सैटेलाइट के लिए, किसी भी एक उपग्रह के लिए। ठीक है, और ये तब आया था जब वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहले टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं, यानी कि कुल ऊर्जा। ठीक है, कुल ऊर्जा क्या होती है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, कुल ऊर्जा बोलते हैं। मान लीजिए क्या कर रहा है, कोई भी एक ग्रह क्या कर रहा है, एक उपग्रह एक ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कितनी होती है, जी एम ई एम अपॉन आर ई। ठीक है, कितना होता है, जी एम ई एम अपॉन आर ई। ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था, पिछले चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उसमें हमने सीखा था यू इक्वल टू क्या था, जी एम ई एम अपॉन आर ई। ठीक है, और अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो कितना होगा, 1/2 एम वी नोट स्क्वायर। ठीक है, कितना, 1/2 एम वी नोट स्क्वायर। वी नोट स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 1/2 वी नोट स्क्वायर की वैल्यू, वी इक्वल टू क्या आया था, जी एम ई एम अपॉन आर ई आया था। तो वी नोट स्क्वायर कितना होगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई, अंडर रूट हट जाएगा, इंटू जी एम ई अपॉन आर ई। कैलकुलेशन करेंगे 1/2 जी एम ई एम अपॉन आर ई। ठीक है, ये हमारी के की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। लेकिन ई इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस के, वैल्यू पुट करेंगे, यू की वैल्यू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, और के की वैल्यू 1/2 जी एम ई एम अपॉन आर ई।
ठीक है। -1 में से +1/2 गया, कितना बच गया, -1 में थे आधा गया, तो कितना बच गया, माइनस का हाफ ही बच गया। इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 GMEM अपॉन RE। ये हमारी क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल को हम क्या बोलते हैं, कुल ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, -GMEM अपॉन RE। काइनेटिक हमने निकाल ली, V0 की वैल्यू हमें पता है, GMEM अपॉन RE अभी पढ़ा है, वैल्यू यहाँ पर पुट कर करके की वैल्यू निकाल ली, दोनों को जोड़ दिया, इसको और इसको, तो वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू -1/2 GMEM अपॉन RE। ठीक है। अब पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी यानी कि बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा के बारे में समझते हैं। बंधन ऊर्जा क्या होती है भाई, किसी भी उपग्रह की कुल ऊर्जा को, टोटल एनर्जी को शून्य करने के लिए, जीरो करने के लिए जितनी भी एनर्जी देनी पड़ती है उसे ही हम बोलते हैं उसकी बंधन ऊर्जा। क्या, किसी भी उपग्रह की टोटल एनर्जी को जीरो करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी बंधन ऊर्जा। तो जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी यानी बंधन ऊर्जा होगी वो कितनी होगी भाई, यहाँ तो -1/2 GMEM अपॉन RE है, अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूँ, +1/2 GMEM अपॉन RE जोड़ दूँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसमें अगर मैं इतना जोड़ दूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। तो उपग्रह की बाइंडिंग ऊर्जा कितनी होगी, +1/2 GME अपॉन RE। तो उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है, वह ऊर्जा जो उपग्रह की कुल ऊर्जा को क्या कर दे, शून्य कर दे, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा बोलते हैं उपग्रह की। ठीक है। एक फॉर्मूला और यहाँ से और बन सकता है भाई, हमने स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन पढ़ा है, क्या, GME की जगह क्या लिख देंगे, GRE² इंटू M अपॉन RE से RE कट गया, तो इक्वल टू -1/2 GREM। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक और यहाँ पर रखेंगे GME, तो कितना हो जाएगा, +1/2 GREM। ठीक है। तो ये था हमारा टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है। आगे चलते हैं, एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में आता रहता है। सबसे पहले पढ़ते हैं एस्केप एनर्जी क्या होती है। ठीक है। एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है। पलायन ऊर्जा और पलायन वेग। ठीक है। पलायन ऊर्जा और पलायन वेग। भाई पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान m है, रेडियस इसकी RE है। ठीक है। इस पर कोई पिंड है और ये इसका गुरुत्व क्षेत्र है, क्या है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इस पिंड को हमें क्या करना है, इससे बाहर फेंकना है ग्रेविटेशनल फील्ड से। ये एक सैटेलाइट है। ठीक है। तो वह ऊर्जा, वह एनर्जी जिसे किसी सैटेलाइट को देने पर वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाए और कभी लौट कर वापिस न आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पलायन ऊर्जा। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, पलायन ऊर्जा। भाई मान लो अगर आप थोड़ा सा ही वेग दोगे तो यहाँ तक जाएगी और वापस आ जाएगी। ठीक है। तो इतना ऐसा वेग, ऐसी ऊर्जा, वह ऊर्जा जो किसी उपग्रह को देने पर, किसी सैटेलाइट को देने पर वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाए। ठीक है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए और कभी वह लौट कर वापस ना आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पलायन ऊर्जा। पलायन ऊर्जा। ठीक है। एस्केप एनर्जी यानी कि वो वापस फिर कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके चले जाएगा और फिर पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाने लगेगा। ठीक है। चलिए
इसके बारे में समझते हैं। पलायन ऊर्जा होती कितनी है? पलायन ऊर्जा का हमारा जो फॉर्मूला है एस्केप एनर्जी, वो होती है प्लस GMEM अपॉन RE, यानी स्थितिज ऊर्जा। भाई जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, वो क्या हो जाए? शून्य हो जाए। भाई स्थितिज ऊर्जा क्या थी? अनंत से पृथ्वी के यहाँ तक लाने पर जितनी ऊर्जा खर्च हो रही थी उसे तो हम क्या बोल रहे थे? जितना कार्य प्राप्त हो रहा था उसे तो बोल रहे थे हम स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और उसे वापस ले जाने में जो कार्य होगा उसे हम क्या बोल लेंगे? क्या बोल लेंगे? पलायन ऊर्जा, एस्केप एनर्जी, ठीक है। कितना होता है भाई? U इक्वल टू अभी फॉर्मूला पढ़ा था GMEM अपॉन RE, ठीक है। और एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? प्लस GMEM अपॉन RE, क्योंकि यहाँ पर कार्य हमें करना पड़ेगा, हमें प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो वर्क है वो हमें करना पड़ेगा, हमें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए एस्केप एनर्जी की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। चलिए, जब हम इसे कोई एनर्जी भाई एनर्जी दे रहे हैं तो उसमें कोई इसमें एक क्या होगी? एक वेलोसिटी भी होगी। जब इसे ऊपर भेज रहे हैं तो इसमें एक वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। और जब वेलोसिटी होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो ये एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के। GMEM अपॉन RE इक्वल टू 1/2 mv² लिख लिया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 1/2 mv²। लेकिन मैंने यहाँ पर VE लिख दिया। E किस लिए? एस्केप वेलोसिटी के लिए। E का मतलब एस्केप, पलायन वेग, ठीक है। चलिए VE की वैल्यू निकालेंगे। m से तो m कट जाएगा। V इक्वल टू कितना हो जाएगा? V² इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2GME अपॉन RE, और V इक्वल टू √2GME अपॉन RE, ठीक है। और स्मॉल g और कैपिटल G में हमने एक रिलेशन भी पढ़ा। एक तो फॉर्मूला यही हो गया, एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसमें रिलेशन लिख देंगे GRE² अपॉन RE। RE से एक RE कट गया तो V इक्वल टू कितना हो गया? √2GRE, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो √2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10⁴, ठीक है। कितना होता है? 6.4 10⁻6 मीटर, सॉरी 6 मीटर, ठीक है। अगर हम ये यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करें तो जो हमारा कैलकुलेशन आएगी वो कुछ आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि इतना हमें उसे वेलोसिटी देनी पड़ेगी अगर हमें उसे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है। कितनी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना किलोमीटर? 11.2 किलोमीटर। इतना इसे वेलोसिटी देनी पड़ेगी। इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेग अगर किसी पिंड को दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा और कभी भी लौट कर वापिस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा सा ही है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध, ठीक है। वी नो दैट, हम ये पढ़ चुके हैं भाई। वी नॉट इक्वल टू तो आपने पढ़ाया है अंडर रूट कितना? GRE, ठीक है। और वी का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा √2GRE, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट सो को इक्वेशन सेकंड से हमने क्या करा? डिवाइड कर दिया। तो कितना हो गया? सारे को मैंने अंडर रूट में लिख लिया, GRE अपॉन 2GRE, ठीक है। इससे कट गया तो V नोट बटे V की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। √2 की मल्टीप्लाई इसकी दर तो V इक्वल टू कितना हो गया? √2V नोट। आंसर यही यहाँ है हमारा एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में संबंध, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलते हैं आज के लास्ट और इस बुक के लास्ट टॉपिक पर, लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल
सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड एन अर्थ, ठीक है। पृथ्वी की कक्षा में, लिख लेता हूं उसे भी, पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रह स्थापित करना, ठीक है। अब समझिए इसे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। ये एक पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या कितनी है r, और इसका मास कितना है m, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक यहाँ से एक लॉन्च किया एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, और वो यहाँ पर चले गया h हाइट पर। कितनी हाइट पर? h हाइट पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसे क्या करना है, एक वेलोसिटी देनी है, ठीक है। अब हम इसे एक वेलोसिटी देंगे, ठीक है, जिसके कारण ये क्या करेगा, चक्कर लगाना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो केस फर्स्ट को समझेंगे। इफ v, हमने से एक वेलोसिटी दी v, दी, इसका मास m है। इफ v इज लेस देन v नोट, क्या, अगर v की वैल्यू किससे कम है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से, कक्षीय वेग से कम है, तो ये क्या करेगा, कोई चक्कर नहीं लगाएगा और वापस आकर यहीं पृथ्वी पर गिर जाएगा। क्या करेगा, कोई चक्कर नहीं लगाएगा और वापस आकर पृथ्वी पर गिर जाएगा। अगला केस सेकंड, इफ v इज इक्वल टू v नोट, अगर हमने इससे जो वेलोसिटी दी वो इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग के बराबर है, तो ये क्या करेगा, पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में क्या करेगा, चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। केस थर्ड, इफ, अगर जो हमने से वेलोसिटी दी, ठीक है, जो हम इसे वेलोसिटी दे रहे हैं वो प्लायन वेग से एस्केप वेलोसिटी से तो कम हो, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या हो, ज़्यादा हो, वी से तो कम हो और vo से ज़्यादा हो, तब क्या करेगा, तब ये वृत्ताकार पथ पर चक्कर ना लगाकर एक इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाएगा, एक दीर्घवृत्त पथ पर चक्कर लगाएगा। कौन से पथ पर, दीर्घवृत्त पर, इलिप्टिकल एक पाथ पर, ठीक है, अंडाकार पाथ पर। केस फोर्थ, इफ v इज इक्वल टू ve, अगर हमने क्या दिया, इसे प्लायन वेग के बराबर जो हमने इसे एक वेलोसिटी दे दी, तब ये क्या करेगा, एक परवलयाकार पथ ग्रहण करता हुआ क्या करेगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्रॉस कर जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि प्लायन वेग दे दिया, चक्कर लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो क्या करेगा, एक परवलयाकार पथ ग्रहण करेगा और क्या करेगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। केस फिफ्थ, इफ v इज ग्रेटर देन ve, अगर v की वैल्यू ve से बड़ी है, ये केस फोर्थ है, तो ये क्या करेगा, एक हाइपरबोला, एक अति परवलय पथ ग्रहण करेगा और क्या कर जाएगा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लेकिन ये क्या करेगा, एक हाइपरबोलिक पाथ ग्रहण करेगा, पर अति परवलय पथ ग्रहण करेगा। तो ये था हमारा पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रह स्थापित करना, लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। आज की इस वीडियो में हमने सीखा सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी, एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वीई एंड वीओ, और लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। तो ये बुक हमारी यहाँ पर समाप्त है।